हेलो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML के आज इस लास्ट क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में कंटेनर्स और एम्पटी टैग को पढ़ा था, उन दोनों टैग्स को आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जबकि और उस क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था। मेरा सवाल था कि व्हेन वाज 4G लॉन्च्ड इन इंडिया? इंडिया में 4G लॉन्च कब हुआ था? तो इसका जवाब होगा 2012 में 4G को लॉन्च इंडिया में कर दिया गया था। तो चलिए हम आज के अपने क्लास की तरफ पढ़ते हैं। और इससे पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर आपके लिए साइंस के क्लासेस भी आने वाले हैं, तो आपको उसका भी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये भी हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जीआई गुरुकुल नाम का एक फोल्डर बनाया था और उस फोल्डर के अंदर एक क्लास 9 ट्यूटोरियल नाम का HTML फाइल भी हमने बनाया था। तो चलिए इसे मॉडिफाई करते हैं और इसके ऊपर हम कंटेनर और एम्पटी टैग को अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसे एडिट कर लेते हैं अपने दूसरे एडिटर से, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले क्लास में बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल इसके साथ में इसे एडिट कर लेता हूँ। क्योंकि इसके ऊपर कोडिंग करना बहुत आसान है, ये मैं सजेस्ट करेगा, जिस कारण से हम आपके लिए कोडिंग फास्ट यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने हमारा HTML फाइल ओपन होके आ चुका है। तो अब हम चलिए सबसे पहले इसके ऊपर जो हमें बॉडी का एट्रीब्यूट था हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ये जो पेज है उसे मैं अपने क्रोम के साथ ओपन कर लेता हूँ ताकि जो इस पे चेंजेस आएंगे वो मैं आपको दिखा सकूं। ये थोड़ा सा वक्त लगता है इसे लोड होने में। अब ये देख सकते हैं लोड होकर आ चुका है। मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। वापस मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूंगा और उसके अंदर मैंने जो बॉडी का एट्रीब्यूट पढ़ा। तो चलिए हम बॉडी के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। तो हमारा पहला बॉडी का एट्रीब्यूट था बिजी कलर। तो चलिए हम बिजी कलर को अप्लाई करते हैं। अब हमको बिजी कलर का वैल्यू यहाँ पे देना है, तो हम यहाँ पे कुछ भी इसका वैल्यू दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसे रेड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl+S से और मैं वापस अपने पेज में आता हूँ और इसे एक और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो रेड हो चुका है, जबकि हमारे टेक्स्ट का कलर अभी भी आपको ब्लैक ही दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप इमेज यहाँ इंसर्ट करें तो आप यहाँ पे कोई एक इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बैकग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लिख दिया। अब मैं बैकग्राउंड के अंदर आप एक इमेज का नाम लिखूंगा, पर मेरे फाइल में इस वक्त प्रेजेंट में कोई इमेज है नहीं। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने इस फाइल के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया था जीआई गुरुकुल नाम का, उस फाइल के अंदर मैं एक इमेज ले आता हूँ जिसे मैं एज अ बैकग्राउंड यूज करूंगा अपने HTML के लिए। मैं इन दोनों को मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी एक इमेज को यहाँ पे लाके रख दिया है। इसका नाम मैंने first.jpg रखा है। तो चलिए मैं वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलूँगा। यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड लिखा था वहाँ पे मैं first.jpg, यहाँ देखिए मुझे सजेशन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं इसे Ctrl+S से सेव करूँगा और मैं वापस इसके ऊपर आके इसे एक और रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो इमेज था वो हमारे बैकग्राउंड पे सेट हो चुका है, पर ये भी आपको रिपीटिंग दिख रहा होगा 1 2 3 4, क्योंकि हमारे इमेज का जो साइज है वो छोटा है, इसलिए ये बैकग्राउंड के ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है। पर हमारा टेक्स्ट है वो इस बैकग्राउंड के कारण हमें दिख ही नहीं रहा। तो अब चलिए अब हम आगे इन दोनों एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेटिंग एलिमेंट। अब एलिमेंट्स को हम लोग फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हेडिंग टैग के बारे में जाना था। तो चलिए हम H1 टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके सबसे पहले इसके कलर्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बहुत दिखेगा ही नहीं हमें। तो मैंने बॉडी से सारे एट्रीब्यूट्स हटा दिए हैं। अब मैं आपको हेडिंग टैग को यूज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं H1 टैग को यूज करूंगा। दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग।
मैं इसे सेव करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र के ऊपर ले जाता हूँ, मैं वापस इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आपको देखिए दिस इज़ माई हेडिंग आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब मैं इसे वापस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 6 बार, ताकि मैं 1 से लेकर 6 तक हेडिंग टैग है मैं उन सब का यूज़ करके आपको दिखा सकूँ। तो ये मैंने 1 से लेकर 6 तक के हेडिंग्स को बना दी है। मैं इसे वापस सेव करता हूँ। अब वापस अपने ब्राउज़र पे आकर इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे हेडिंग्स बन के आ चुके हैं। जिससे मैंने H6 दिया था वो सबसे छोटा है और जिसमें H1 कहा था वो सबसे बड़ा है। तो आप इस तरह से अपने वेब पेज के ऊपर हेडिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें एक फॉन्ट टैग के बारे में भी जाना था, तो हम फॉन्ट टैग को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम पहले फॉन्ट टैग को इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले स्टाइल देंगे। अब हम यहाँ पे फॉन्ट देकर इस फॉन्ट के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। जबकि हम लोगों ने कुछ और पढ़ा था, तो हम सबसे पहले इसे यहाँ से रिमूव करेंगे और हम इसके पहले फॉन्ट फेस को डिफाइन करेंगे। तो फॉन्ट फेस इस वक्त यूज नहीं होता HTML5 के अंदर, इसके लिए हम लोग फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स हैं, मैं इनमें से कोई भी फॉन्ट यूज कर सकता हूँ। मैं भी प्रेजेंट में कर्सिव यूज करूंगा। अब मैं वापस यहाँ पे अगर इसे एक बार रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए हमारा जो फॉन्ट था वो चेंज हो गया, अब वो कर्सिव हो गया। जबकि हम लोगों ने फॉन्ट फेस पढ़ा था। अब इससे HTML5 के अंदर चेंजेस आ चुके हैं हमारे किताब में, अभी भी इसे अपडेट नहीं किया गया है। तो इस तरह के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब इसी तरह से हम लोगों ने फॉन्ट के साइज को भी पढ़ा था, तो चलिए हम फॉन्ट के साइज को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो फॉन्ट का साइज हम कुछ भी तय कर सकते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू है, अगर हम कुछ खुद से डिफाइन करना चाहते हैं तब भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्ज किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, मैं इसे लार्जर कर देता हूँ। अब वापस इसे सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाके इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ देखिए ये छोटा हो चुका है। तो अगर आप इसे मैनुअली अगर इससे साइज आप देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हैं। चलिए तो मैं इसे मैनुअली सेट करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसे इस वक्त करीब 10% कर देता हूँ। ये हमारे ब्राउज़र के 10% के बराबर हो जाएगा। मैं इसे वापस रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मैं ब्राउज़र के 10% के बराबर ये हो चुका है। अगर मैं इसे बढ़ाकर अगर 100 कर दूं तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसे बढ़ाकर 1000 कर दूं तो ये हमारे ब्राउज़र के 1000 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैनुअली भी इसे परसेंट में, इंच में या फिर पिक्सेल्स में आप इसे डिफाइन कर सकते हो। अगर आप इसके कलर को डिफाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे जो मेरे फॉन्ट हो वो ब्लैक हो, जैसे ये सारे ब्लैक्स हो, लेकिन हमारा जो स्पेशल जो दिस इज माई हेडिंग है वो केवल ग्रीन या रेड हो, तो इसके लिए हम लोग कलर का इस्तेमाल करेंगे। कलर यहाँ पे देखिए 008 आ रहा है, मैं इसे बदल देता हूँ। हम इसे कुछ और कलर देंगे, जैसे कि हम इसे रेड कलर देते हैं। वापस हम ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए दिस इज माई हेडिंग में रेड हो चुका है, बाकी हमारे सारे फॉन्ट्स उसी तरह से हैं। ये थे फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट्स जो हम लोगों ने सीखे, जो HTML1 से HTML5 तक आते थे। बहुत सारे डिफरेंस आ चुके हैं अब तक। तो अब हम आगे पैराग्राफ टैग की और कमेंट टैग की और सेंटर टैग की बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक पैराग्राफ को बनाते हैं। मैं इसे भी रहने ही देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं पैराग्राफ बनाने के लिए मैं P टैग का यूज़ करूँगा। हम लोगों ने सीखा था कि हमने इसमें P टैग का यूज़ किया था, और अब मैं लॉरम का यूज़ करूँगा। लॉरम कुछ भी नहीं, एक डमी टेक्स्ट होता है। मैं इसकी मदद से 50 वर्ड का एक डमी टेक्स्ट बना लूँगा। सॉरी, मैंने Alt Z दबाना भूल गया था। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये पैराग्राफ्स बन के आ चुके हैं।
इसका एक एट्रीब्यूट होता है, आपको पता होगा, अलाइन। मैं उसे अभी आपको यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा और ऐसे एक बार रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये अलाइन होकर आ चुका है। पैराग्राफ के 3 अलाइन सीखे थे, तो चलिए पैराग्राफ के ऊपर अलाइन का यूज़ करके देखते हैं। हम लोगों ने अलाइन के 3 वैल्यू देखे थे, सेंटर, लेफ्ट और राइट। तो हमने ऑलरेडी भी आपको पैराग्राफ दिखाया है, वो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन था। अब हम उसे सेंटर अलाइन करते हैं। अलाइन इक्वल टू, अब मैं इसका वैल्यू सेंटर दे देता हूं। मैं वापस अपने पेज पे आऊंगा, इसे रिफ्रेश करूंगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट था वो सेंटर अलाइन हो चुका है। इसी तरह से मैं इसे लेफ्ट भी कर सकता हूं और इसे मैं राइट भी कर सकता हूं। तो मैंने इसे राइट कर दिया। मैं लेफ्ट आपको करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है। तो आप इस तरह से इस अलाइन का यूज कर सकते हो। अब मैं इसे यहाँ से रिमूव पहले कर देता हूँ और अब मैं आपको सेंटर टैग के बारे में बताऊंगा। अगर हम साथ चाहते हैं जो भी ये सारे कंटेंट हैं वो सारे सेंटर में आए, ब्राउजर के सेंटर में हमें शो करे, तो इसके लिए हम लोग सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो सारे को हम अलाइन सेंटर करें या फिर हम एक सेंटर टैग को बनाएं, उसके अंदर सब कुछ रख दें ताकि हमारा सारा एलिमेंट सेंटर हो जाए। हम बारी बारी से सबको करेंगे तो हमारा कोड्स लंबा होगा, हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक और साइज को अगर सेंटर टैग के अंदर रख देते हैं तो हमारा सब बाय डिफॉल्ट सेंटर होता चला जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक सेंटर टैग को बना लेते हैं। इस सेंटर टैग का मैं क्लोजिंग टैग यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसे मैं पी टैग के बाद लिख दूंगा। अब मैं इसे सेव करने के बाद अपने ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट करूंगा, इसे एक बार रिफ्रेश करूंगा। ये देख सकते हैं हमारा जो भी टेक्स्ट था वो सारे सेंटर अलाइन हो चुके हैं। तो ये फंक्शन सेंटर का था। अब हम बात करते हैं कमेंट टैग की। अगर हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं अपने कोड के अंदर जो हम नहीं चाहते कि हमारे ब्राउजर के ऊपर दिखे, जब कोई हमारा HTML कोड पढ़ रहा हो तब उसे वो टैग दिखे, तो हम सबसे पहले कोई कमेंट टैग बनाते हैं। तो चलिए हम पहले कुछ लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई कमेंट और अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये कमेंट टैग का हम इसी तरह से इसे लिखते हैं। अब हम वापस अपने ब्राउजर के ऊपर आते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। मैं वापस आता हूँ और इसमें से मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ और मैं वापस ब्राउजर के ऊपर आकर इसे रिफ्रेश करता हूँ। आपको यहाँ पर दिस इज कमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। मैं वापस इसे कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमारा कमेंट है। हम चाहते हैं कि ये इस तरह से हो। यहाँ पे दिस इज माई हेडिंग और अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे को जो न्यू यूजर्स हैं, कोई हमारा जो कोड पढ़ने के लिए आए, उसे पता चले कि ये हमारा हेडिंग टैग है। यहाँ पे हमारे ने हेडिंग दे रखा है। तो इस तरह से ये यूज किया जाता है। अब हम कुछ चाहते हैं कि हमारा जो पार्टिकुलर टेक्स्ट है, जो हमने डमी टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा है, वो तभी सारे नॉर्मल्स थे। मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर कुछ टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, कुछ टेक्स्ट इटैलिक हो जाए और कुछ टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाए। तो उसके लिए चलिए हम इन तीनों टैग्स का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले बी टैग का यूज करेंगे। तो हम इतने दूर के टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। अब हम इटैलिक करेंगे। तो हम चलिए इतने दूर के टेक्स्ट को इटैलिक कर देते हैं और या फिर इतने दूर के टेक्स्ट को हम इटैलिक कर देते हैं। और अब हम कुछ टेक्स्ट को अंडरलाइन भी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यू लिखते हैं और फिर उसे हम क्लोजिंग टैग देते हैं। अब हम कुछ दूर के टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देते हैं। तो चलिए हमने तीनों टैग का इस्तेमाल कर लिया है। वापस अपने ब्राउजर के ऊपर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड हो चुका है। यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा इटैलिक हो चुका है और यहाँ पे ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। तो आप इस तरह से इन तीनों टैग्स का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को एक अच्छा फॉर्मेट दे सकते हो। तो चलिए वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं।
तो आशा करता हूँ आज भी मैंने आपको जो पढ़ाने की कोशिश की वो आपको सब कुछ समझ आया होगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके नोट्स हमारी वेबसाइट www.zeyaworld.in पर अवेलेबल हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।